और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शमशाद खान जी हैं, चुनावी विश्लेषक हैं। इसके अलावा के.एस. चौहान जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के.एस. चौहान जी, कर्नाटका में आप लोग तो बड़े कॉन्फिडेंट थे जीत को लेकर, छत्तीसगढ़ में तैयारी कर रहे थे जीत की, लेकिन क्या तमाम तैयारियां को एक बड़ा झटका कर्नाटक ने दे दिया है? नहीं, देखिए, हर एक स्टेट की देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हर चुनाव की अलग अलग रणनीति रहती है, अलग अलग परिणाम रहते हैं और इफेक्ट आना रहता। तो आज यूपी के चुनाव में क्यों नहीं आया कर्नाटक का इफेक्ट, या यूपी के चुनाव का कर्नाटक में इफेक्ट क्यों नहीं आया? तो ये 2018 में भी हमने देखा कि 3 स्टेट जीते, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एमपी, और उसके बाद 6 महीने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं। आज मैं ये सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि ये जो जीत है, कर्नाटक की जो जीत है, वो पैटर्न की जीत है। आप ये नहीं बोल सकते कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के कारण ये हार मिली है, या कांग्रेस की आइडियोलॉजी के कारण ये जीत मिली है, या ये जीत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है, या ये जीत क्या राहुल गांधी के कारण मिली है, उनकी यात्रा के कारण मिली है, क्या गांधी परिवार के कारण मिली है? नहीं बोल सकते हम, क्योंकि वहां पर की जो लोकल जो प्रॉब्लम थी, लोकल जो मुद्दे थे, लोकल के जो जनप्रतिनिधि थे, वो मुद्दा वहां पर हावी था। और विधानसभा चुनाव में 50% लोकल और 50% आइडियोलॉजी पे चुनाव लड़ा जाता है। लोकसभा की बात अलग है, वहां पर आइडियोलॉजी ज्यादा हावी रहती है और लोकल जो मुद्दे रहते हैं और लोकल की जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, उनका इफेक्ट कम होता है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि जब 1985 में पूरे भारत में कांग्रेस की सरकार थी, तो 1985 में 139 सीट लेके बीजेपी जनता दल काबिज हुई। फिर 1989 में फिर से कांग्रेस आई, फिर 1994 में फिर से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो ये पैटर्न है वहां की जनता का। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हैं कि केरला स्टोरी और उसके कारण ये चुनाव हारा गया। ये बेमानी बातें हैं। दूसरी बात ये है कि इसका इफेक्ट छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। कैसे पड़ेगा इफेक्ट? वहां पर विपक्ष की पार्टी थी और यहाँ पर पक्ष की पार्टी है, यहाँ पर सत्ता में पार्टी है। यहाँ जो कर्नाटक का चुनाव लड़ा गया, वो पक्ष और विपक्ष के दौरान लड़ा गया। जो भी विपक्ष में होता आज, तो वो जीतता, और जो पक्ष में होता वो हारता। तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा पक्ष। नहीं, तो छत्तीसगढ़ में तो ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है सर। यहाँ तो आप तीन बार चुनाव जीते हैं, तो ऐसा क्यों मानकर चल रहे हैं कि उस तरह की ट्रेंड यहाँ बन सकता है? छत्तीसगढ़ में मैं वही तो बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ के घोटाले जहाँ छत्तीसगढ़ में हुए, वो अन्य राज्यों में नहीं हुए। 500 करोड़ का घोटाला जो कोयले में नहीं, तो सिद्ध हो गए क्या? उसमें जेल हो गई किसी को, कोर्ट ने तय कर दिया, या सिर्फ कह देने से, छापा पड़ जाने से हो जाता? नहीं, सुनिए, आरोपी और अपराधी में फर्क होता है। आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन आरोपी तो है ना। यहाँ पर ऐसे बिना किसी शक के, बिना किसी फैक्ट के तो आरोपी नहीं बनाया जा सकता। आज बेल रिजेक्ट क्यों होती है? आज कोर्ट में बेल रिजेक्ट क्यों हो जाती है और कोर्ट में रिमांड के लिए क्यों दिया जाता है? उनका जो अगर मान लीजिए आरोप या फैक्ट अगर सिद्ध नहीं होता, तो कोर्ट भी उसका साथ देती, हाँ, उसको सिरे से नकार देती। क्यों? ईडी का तो काम खत्म हो गया था पिछले 6 महीने से। 6 महीने से सौम्या चौरसिया कोर्ट के हवाले है, तो कोर्ट ने उसको क्यों नहीं छोड़ दिया? 5000 पन्नों की वहां पर चार्जशीट पेश की गई, वहां वो क्या झूठी थी? कुल मिलाकर कर्नाटक का आप असर नहीं मानते हैं, ठीक है अनिल जी। लेकिन इस जीत के बाद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कितना हाई होने जा रहा है? देखिए लोकेंद्र जी, कर्नाटका में जो कांग्रेस की जीत है, मैं तो कहूंगा कि वो लोकतंत्र की जीत है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया है, विपक्षी पार्टियों पे जिस तरह से केंद्रीय एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर छापेमारी कर रहे हैं, स्वतंत्र मीडिया समूहों पर आईटी की, ईडी की, सीबीआई की जिस तरह से छापेमारी हो रही है, जिस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तक पर हमला हो रहा है, जिस तरह से देश की सर्वोच्च न्यायालय तक पर दबाव बनाया जा रहा है, इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए कर्नाटक की जनता ने निर्णय लिया है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि
कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपने एजेंडा के लगभग सभी वादों को पूरा किया, जिस तरह से किसानों की आय दुगनी हुई और गुजरात मॉडल फेल हुआ और पूरे इंडिया में छत्तीसगढ़ मॉडल की आज चर्चा है, उसी का असर हिमाचल में पड़ा। और हिमाचल में सरकार बनते ही कांग्रेस ने जिस तरह से स्टेप छत्तीसगढ़ की तरह उठाए, उसका असर कर्नाटका पर गया। तो देखिए, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ का अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से ये सीधा असर था कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। बात इस बात की होती है लोकेन जी कि आपने चुनावी घोषणा पत्र में क्या कहा और उसको पूरा करने में कितना आप अडिग रहे, कितना आपने शिद्दत से उस वादे को पूरा किया। मैं समझता हूं कि आज जो जागरूक लोकतंत्र है उसमें ये जनता इसको बहुत अच्छे से अपने पैमाने पर लेती है कि एक राजनीतिक दल किस तरह चुनाव लड़ रहा है। वर्ग भेद, धर्म भेद, उन्माद फैलाकर या किसी वर्ग विशेष को भड़काकर आप कितने दिन राजनीति कर लेंगे। आज 9 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, 8 दिन तक प्रधानमंत्री को कैंप करना पड़ा कर्नाटका में, 150 से अधिक सभाएं लेनी पड़ी, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को बहुत सारी सभाएं, सैकड़ों सभाएं करनी पड़ी। उसके बाद जो परिणाम आ रहा है वो सीधा कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को भी कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है। आपकी जुमलेबाजी, आपकी बढ़ती महंगाई और भारतीय जनता पार्टी के ये ठेकेदार की 40% कमीशन के नाम पर जिस तरह से वहां आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा, इस तरह की जो चीजें हैं, पूरी तरह से रसोई गैस तक 1100 रुपए से ऊपर हो गई है। इस तरह की जो चीजें हैं अब समझ चुकी है जनता कि ये पूरी तरह से धर्म और वर्ग भेद के नाम पर ब्रिटिशियंस की तरह, अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब इसको जनता नहीं बर्दाश्त करेगी। तो सीधा सीधा मामला इसका है। हमारे मित्र के.एस. चौहान साहब कितने भी तर्क दे लें, किसी तरह भी विषय को भटका कर देख लें, लेकिन मैं लौट रहा हूं आपके पास। शमशाद खान जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई यहाँ पर अनिल जी की तरफ से कि ये केंद्रीय नेतृत्व की भी हार है और छत्तीसगढ़ में तो क्योंकि जो लोकल लेवल का स्तर है उस पर सवाल रहे हैं। पिछले दिनों पूरा जो संगठन है यहाँ पर चेंज हुआ है, तो क्या सीनियर लीडरशिप को लेकर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा चेहरा कोई होंगे तो मोदी जी होंगे, रमन सिंह को शायद पार्टी आगे करना नहीं चाहती है क्योंकि कई बार ये सवाल उठा कि चेहरा कौन होगा कांग्रेस पार्टी का, तो उस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व की साख पर भी यहाँ दाव था कर्नाटक में और उसको डैमेज हुआ है वो यहाँ पर? शमशाद जी, चलिए लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बाबूलाल शर्मा जी, ये सवाल आपसे। प्रश्न क्या था? प्रश्न यही था कि जिस तरीके से अनिल जी कह रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से पूरी जोर आजमाइश की, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, जिस तरीके से वहां प्रभाव नहीं छोड़ पाए, छत्तीसगढ़ में भी तो इन्हीं नेताओं के भरोसे कहीं ना कहीं पार्टी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। आपकी तुलना बिल्कुल सही है, मायने रखती है। वो इसलिए मायने रखती है कि छत्तीसगढ़ में वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई बड़ा चेहरा अभी नहीं है, रमन सिंह को छोड़कर, जो पूरे प्रदेश में जाना जाता हो, माना जाता हो, जिसकी लोकप्रियता थोड़ी बहुत भी हो। नेतृत्व बदला है, नए हैं, सब समझने में समय लग रहा है और अपना परिचय जो है वो फैलाने में टाइम लग रहा है, समय कम मिला इनको। कोई इनका दोष नहीं है। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि जिस बात को हम महसूस कर रहे कर्नाटक के चुनाव में, वो ये है कि वहाँ जो संदेश दिया है कर्नाटक ने, वो ये दिया है कि देखिए साहब, आप राज्य का चुनाव लड़ने आएंगे तो राष्ट्रीय मुद्दे नहीं चलेंगे, ये संकेत दिया है। यहाँ अगर आपको बात करना है तो हमारे पेट की भूख की बात कीजिए, हमारी समस्याओं की बात कीजिए, हमारे प्रदेश में क्या घट रहा है उस पर कुछ बात कीजिए, तब हम सुनेंगे। हम राष्ट्रीय मुद्दों को इस मामले में नहीं सुनेंगे, हम आपके लोकसभा में सुन लेंगे। लेकिन वही चीज जो है कर्नाटक में हुई, स्थानीय मुद्दों को टच नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अधिक, और धार्मिक भावनाओं पर बात करती रही, भावनाओं की बात करती रही और बजरंगबली और इसमें उलझ कर रह गई। तो मैं समझता हूं कि कर्नाटक की जनता ने इसको अच्छा नहीं समझा और उन्होंने देखा कि हमारे पेट की भूख के बारे में तो कहीं बात कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए जो है। और एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा मायने था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी थी, लेकिन उस एंटी इनकम्बेंसी का इतना प्रभाव पड़ेगा, इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, ये अंदाज किसी को भी नहीं था, खुद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को भी नहीं रहा होगा। मोदी जी ने पूरी ताकत झोंकी, योगी जी आए, शिवराज सिंह चौहान गए और भी बड़े बड़े नेता, अमित शाह खुद गए। सारी बातें कहने के बाद
1 से लेके 100 तक की गिनती गिनने के बाद भी जो है उसका असर नहीं हुआ। उसका कारण सिर्फ इतना है कि जो भी बात हुई वो धार्मिक भावनाओं के आधार पर हुई या राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई। यही एक कमी जो है हो गई। और मुझे एक बात और समझ में आई कर्नाटक के मामले में, मुझे अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति होती है, उसकी जो बारीकियां होती है, उसको अब कांग्रेस समझने लगी है। मुझे ये महसूस हुआ इस चुनाव में, क्योंकि उन्होंने हर वो काम किया जो स्थानीय लोगों को टच करे, और भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया जो राष्ट्रीय मानस को टच करे। ये फर्क जो है वो चुनावी रणनीति में रहा वहां पे, और उसको कांग्रेस समझ गई, उसका उसने फायदा उठा लिया। आप कह रहे थे के.एस. चौहान जी क्या असर पड़ेगा? अब दो चीजें निकलकर सामने आ गई। एक जो मामला आप यहाँ पर धर्मांतरण का उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये मामला ऐसा है जिससे पोलराइजेशन की बात होती है। आज थोड़ी देर पहले ही आपके, जब हम मध्य प्रदेश को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, तो आपके प्रवक्ता ने ये कहा कि ये मुद्दा हमें बैकफायर कर गया, क्योंकि इससे जो एक कम्युनिटी थी वो पूरी तरह से जेडीएस से हटकर कांग्रेस में चली गई, यानी कि एक मुश्त वोट पड़ गए कांग्रेस पार्टी को। तो अगर ये मामला, इस तरह के मामले आप उठाएंगे तो क्या आपको लगता है ये बैकफायर कर सकते हैं छत्तीसगढ़ में भी? दूसरा सवाल जो अभी उठा कि केंद्रीय नेतृत्व पर बहुत ज़्यादा अगर डिपेंडेंट रहेंगे, स्थानीय लीडरशिप नहीं दिखाएंगे कि नेता कौन आपका रमन सिंह हैं या कोई और है, तो क्या इसका भी नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं इस बात में सहमत हूं कि जो राज्य के जो मुद्दे रहते हैं वो राज्य के रहते हैं, और केंद्रीय जो मुद्दे रहते हैं वो केंद्रीय मुद्दे रहते हैं। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस का कौन सा नेता था कर्नाटक में? कौन सा नेता का चेहरा सामने किया गया था? और अभी जीत के आई कि नहीं कांग्रेस? इसका मतलब ये है, और अभी एक सर्वे भी हुआ था। नहीं, चेहरे तो वहां पर थे ना कर्नाटक के, वो डीके शिव कुमार भी थे, सिद्धरमैया भी थे। अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन चेहरे थे वहां पर। आज से 6 महीने, साल भर पहले कोई चेहरा नहीं था। समय आते आते चेहरा सामने आते जाते हैं, जो सामने दिखते जाते हैं। 6 महीने ही बचे हैं सर छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में। मैं क्या बोलता हूं कि यहाँ पर 2018 में आपके चुनाव जीतने के बाद भी 4-4 चेहरे थे। 4-4 चेहरे दिल्ली की दौड़ लगाए थे, और उसमें से 2 चेहरे हुए थे, वो भी 2.5 साल की। आज भी अपनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। मेन मुद्दे पे आ जाते हैं हम लोग कर्नाटक में। तो आपने बोला कि वहां, मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि नहीं, इसको आप कंप्लीट कीजिएगा। मैं तो ये जानना चाहता हूं, आपके पास वो 4 चेहरे भी हैं क्या छत्तीसगढ़ में, जिसे आप दिखाना चाहते हैं कि ये हमारे नेक्स्ट सीएम हो सकते हैं? देखिए, एक बात बताइए, सबसे मेन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति की राजनीति नहीं करती, व्यवस्था की राजनीति करती है, टीम की राजनीति करती है, और मुद्दे की राजनीति करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, शिवराज सिंह चौहान हो, तो वहां व्यक्ति की राजनीति आपको सूट करती है। आज एक बात बताइए, जहां पर मैं ये पूछना चाहता हूं, जहां पर विपक्ष का मामला था, कहीं पर भी आप केंद्र में देख लीजिए, आज कांग्रेस के पास कौन सा नेता है? राहुल गांधी है। आप मेरे को 4 नेता के नाम बता दीजिए, 5 नेता के नाम बता दीजिए, 10 नेता के नाम बता दीजिए जो चेहरा मानेंगे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि जहां विपक्ष रहता है, आज तक आप कहीं भी देख लीजिए, कहां पर चेहरा आया सामने? लेकिन एक चीज है सर, मुझे इस पर थोड़ा सा हंसी आ रही है कि आप चेहरे बता नहीं पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जबकि एक प्रवक्ता होने के नाते आपको गिना देने चाहिए थे अभी तक चेहरे, लेकिन आप उस पर आ नहीं रहे। नहीं, काम के मुद्दे पे लड़ेगी, बचना चाह रहे हैं, इसका मतलब नहीं, रमन सिंह का नाम नहीं लेना चाहते हैं कुल मिलाकर। नहीं, नाम के मैं ये बोलता हूँ, मैं भी हूँ चेहरा, बताओ आप मेरे को। हर कार्यकर्ता चेहरा है, हर पदाधिकारी चेहरा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि काम के चेहरे, काम का हमारा जो चेहरा है वो होता है। भूपेश है तो भरोसा है, हम ये नहीं बोलते हैं। विकास है तो भरोसा है, हम ये बोलते हैं। नाम नहीं, काम चलता है भारतीय जनता पार्टी में, जिसका पर्याय बन चुके हैं मोदी। इस वजह से मोदी बोला जाता है, नहीं तो उनका नाम नहीं लिया जाता, क्योंकि पर्याय है वो काम के पर्याय है। अब मैं आ जाता हूँ कर्नाटक में। मेरे को 1 मिनट दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। 104 सीटें आई थी हमारी 2018 में, राइट? उसमें 36% वोट ऑफ परसेंटेज आया था हमारा, और 36 वोट ऑफ परसेंटेज आज भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को नकारा नहीं गया है। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, जो उन्होंने अपने फिर से शगुफे छोड़े अपने घोषणा पत्र में, उसके कारण जो जेडीएस था, जो 37 पे था, वो आज 18-20 पे आ गया है।
उनके जो तुष्टीकरण की राजनीति थी वो कौम विशेष की वो वोटें इनको मिली, इस वजह से वोट ऑफ परसेंटेज इनका बढ़ा, ताकि इस वजह से ये वाले नतीजे आए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे भारत में यही चलाते रहेंगे। और सबसे मेन ये है कि जो पैटर्न, जो कर्नाटक में पैटर्न चल रहा था, जो मैंने 1985 से पिछले 40 सालों से पैटर्न जो चल रहा है, वो पैटर्न आज भी दोहराया गया। ये बात तो आप जानते हैं के एस चौहान जी की वोट बैंक कितना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, सरकार किसकी बन रही है, राजनीतिक पार्टियों को फर्क किससे पड़ता है। अगर आप 36% के साथ 108 सीटें लाते हैं तो फर्क उससे पड़ता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि 36% लाकर 60 सीटें आप लाते हैं। आप में लड़ाई होती है सीटों की। मध्य प्रदेश में आपका वोट परसेंटेज ज्यादा था, उसके बावजूद सीटें कम रह गई थी मध्य प्रदेश के अंदर पिछली बार। मैं जी बिल्कुल बोल रहा हूँ। हाँ। 1 रन से भी हम हारे हैं तो हारे हैं, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ये हार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है, पक्ष की हार है। जो पैटर्न चल रहा है कर्नाटक। चलिए ठीक, मैं अनिल सिंह चौहान जी से इस पर एक रिएक्शन ले लेता हूं। अनिल सिंह चौहान जी, यहां पर चेहरा है आपके पास, कर्नाटका में चेहरा वो कह रहे हैं बीजेपी वाले कि नहीं था लेकिन फिर भी जीत गए, इस चेहरे पर कितना भरोसा फिलहाल जनता को है? क्योंकि अक्सर चेहरे का फायदा भी होता है, कई बार नुकसान भी हो जाता है। एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही है, छत्तीसगढ़ में वो स्थिति तो नहीं बनेगी आपके लिए, क्योंकि कर्नाटका में वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन गई। चौहान साहब बोलते हैं बिना चेहरे कभी मोदी जी का चेहरा आगे करते हैं, कभी योगी जी का चेहरा आगे करते हैं और वर्ग भेद की राजनीति करते हैं, धार्मिक उन्माद की राजनीति करते हैं। काम की बात तो ये करते ही, या तो जुमलों की बात करेंगे। अमित शाह जी के आप कितने बयान उठा के देख लीजिए कि फलाना आएगा तो दंगे हो जाएंगे, वैसा हो जाएगा, सिर्फ धार्मिक और वर्ग भेद की राजनीति। दूसरी बात, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से किसानों की कर्ज माफी, धान का बोनस, लगातार गोधन योजना, नरवा गरवा घुड़वाबाजी की योजना, लगातार अपने एजेंडे पे, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीमों में, आपको सैकड़ों बातें याद दिला सकता हूं जो माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में। चलिए, इसका आप कह रहे हैं फायदा मिल सकता है, क्योंकि समय कम है इसलिए रोक रहा हूं मैं। शमशाद खान जी, एक सवाल कि छत्तीसगढ़ के अंदर स्थानीय नेता का होना कितना मायने रखता है बीजेपी के लिए? क्योंकि के एस चौहान जी अभी भी ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे ये 5-6 बड़े नेता हैं जिन पर हम जाना चाहते हैं चुनाव में। एक संकोच है पार्टी के अंदर, और केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जाया जा सकता है क्या, जहाँ की भाषा अलग है, भौगोलिक परिस्थितियां अलग है? देखिए, छत्तीसगढ़ मूलतः एक आदिवासी बहुल राज्य है, तो वहाँ पर स्थानीय नेता का होना बहुत आवश्यक है। और रमन सिंह जी को स्थानीय होने का बहुत लंबे समय तक बीजेपी को लाभ मिला है, और वर्तमान में ये पूरी तरह से सच है कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में एक अच्छा क्रेडिबल चेहरा नहीं है अगर उसकी तुलना करते हैं हम कांग्रेस पार्टी से। तो भूपेश बघेल जी एक वहाँ मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं, और अगर अभी कहा जाए वेलफेयर स्टेट के अगर पैमानों पर देखेंगे तो राज्य ने काफ़ी तेजी से बेहतर तरीके से काम किया है। और जिसका मध्य प्रदेश से तुलना करते हैं तो वहाँ कांग्रेस उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है। पिछले चुनाव में अगर 0.1% वोट ज्यादा था बीजेपी का, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर आप देखते हैं तो जो वोटों का प्रतिशत था वो लगभग 14% ज्यादा वोट पाई थी कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में। यानी कि वोट प्रतिशत बहुत बड़े मार्जिन से था, सीटें तो थी ही थी। और जो अभी आप कर्नाटक की बात कर रहे हैं, पिछली बार वोट प्रतिशत तो ज्यादा था जरूर, लेकिन इस बार भी वोट बीजेपी का उतना है, बट सीटें तो घट गई ना। बिल्कुल, चुनाव में तो एक आखिरी रिएक्शन में ले लेता हूं बाबूलाल शर्मा जी से। बाबूलाल शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में क्या कोई किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी दिखती है? एंटी इनकम्बेंसी जैसी बात तो बहुत ज्यादा नहीं दिखती, लेकिन आंतरिक कलह में थोड़ा बहुत फर्क जरूर है। जैसे टीएस बाबा को भी कहा जाता है और भी, लेकिन कुछ स्थितियां स्पष्ट नहीं कि वो विरोध करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं है, उसको कहा नहीं जा सकता। ईडी सीबीआई का जरूर माहौल है कि इस ईडी अभी उन्होंने कभी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया, अभी प्रेस विज्ञप्ति जारी की कि 2000 करोड़ का घोटाला है, और उसी को जो है वो मुद्दा बना करके जो है अभी भ्रष्टाचार का आरोप जो है कांग्रेस के ऊपर लग रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि भले ही कानून सम्मत सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही हो ईडी, मैं नहीं कहता उस बात को कि वो गलत कर रही है, सही हो सकती है कार्रवाई, लेकिन पहले से ही कांग्रेस ने ये माहौल बना दिया है कि यहाँ ईडी ही चुनाव लड़ने आएगी, और जनता के बीच में इस बात को लंबे समय से बैठा रही है कि अब देखना ईडी आएगी, अब देखना ईडी आएगी। वही जो आम आदमी पार्टी टैक्टिक्स खेल रही दिल्ली में, शायद उसी तरह की कोशिश यहाँ पर हो रही है कि इमोशनली खेलो कि हमें तंग किया जा रहा है शायद।
बहरहाल समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक नतीजे आ गए राज्य के और इसका असर पूरे देश